नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स का, वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फिजिक्स। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जाने से पहले हम फेज स्पेस की बात करेंगे। तो जो हमारे पास फेज स्पेस होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो फेज स्पेस से पहले हम बात करेंगे पोजीशन स्पेस की। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक स्टैटिक सिस्टम होता है, एक डायनेमिक सिस्टम होता है। स्टैटिक सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो स्टैटिक पोजीशन में हमारे पास रहते हैं, लेकिन डायनेमिक सिस्टम के केस में जो माइक्रो स्टेट्स है और जो मैक्रो स्टेट है वो हमारी जो चेंज हो सकती है। तो जब भी हम किसी सिस्टम को डिस्कस करने की बात करते हैं तो हम उस सिस्टम के जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए असाइन करते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये डू नॉट चेंज विद टाइम। तो जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल है, मान लो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है, तो हम उस पोजीशन के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट वहाँ पे बताते हैं, मतलब कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का वहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट है वो की पोजीशन के हिसाब से हमारे पास फिक्स रहेंगे। पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास जो फिक्स रहते हैं। और ऐसा स्पेस जिसमें कि हम पार्टिकल्स की पोजीशन को बताते हैं, तो ऐसे स्पेस को हम पोजीशन स्पेस वहाँ पे बोलते हैं। तो पार्टिकल की पोजीशन हम उस स्पेस में बताते हैं कि पार्टिकल हमारे पास कहाँ पे है, और इस तरह का जो स्पेस होता है जहाँ पे हम पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं उसको हम पोजीशन स्पेस बोलते हैं। और पोजीशन स्पेस को डिस्कस करने के लिए, मतलब पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए, हम जो है 3 कोऑर्डिनेट वहाँ पे यूज़ करते हैं, एक्स वाई और जेड। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो पोजीशन स्पेस होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो पोजीशन स्पेस का सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में हम पार्टिकल की पोजीशन को बताते हैं, ऐसे स्पेस को हम जो है पोजीशन स्पेस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है मोमेंटम स्पेस। तो बोलता है कि जिस तरह से हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हमारे पास जो 3 कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होते हैं जो कि उसकी पोजीशन को बताते हैं, तो बोलते हैं कि वैसे ही हमें पता है कि जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन को जो है चेंज करता रहता है अगर हम डायनेमिक सिस्टम जो है कंसीडर करते हैं। और इंस्टेंटेनियस पोजीशन तो हम पोजीशन कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस मोमेंटम है वो पार्टिकल का हमने बताना है, तो उस मोमेंटम को बताने के लिए भी हम जो है 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है, मतलब उस पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास उसका मोमेंटम भी होगा जो कि m/v हमारे पास जो मोमेंटम होता है जिसको हम p बोलते हैं। तो p = mv इज़ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। लेकिन जिस तरह से एक्स वाई जेड हमारे पास जो है पोजीशन के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उस तरह से ही हमारे पास वेलोसिटी के भी 3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो मोमेंटम के भी हमारे पास जो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। और जो मोमेंटम होते हैं 3 कोऑर्डिनेट हमारे पास px, py और pz हमारे पास होंगे। तो हमारे पास जब हम पोजीशन स्पेस को कंसीडर करते हैं, तो मान लो हमारे पास एक पार्टिकल नहीं है, एक पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक्स वाई और जेड। लेकिन अगर हमारे पास n पार्टिकल हैं, तो उन n पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हमें 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट वहाँ पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक को चाहिए होंगे 3, n पार्टिकल को चाहिए 3n, तो 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होंगे। जैसे 2 पार्टिकल हैं तो एक पार्टिकल के भी 3 कोऑर्डिनेट होंगे पोजीशन कोऑर्डिनेट, और दूसरे पार्टिकल के भी 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसलिए 2 पार्टिकल के केस में 6 पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारे पास बनेंगे। लेकिन अगर हमारे पास n पार्टिकल हैं, तो एक पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए अगर 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो n पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए हमें 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। और उस तरह से मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, तो
मोमेंटम के केस में भी हमें एक पार्टिकल का मोमेंटम बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो n पार्टिकल का मोमेंटम बताने के लिए भी हमें 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो बोलते कि ऐसा स्पेस जिसमें कि हम किसी पार्टिकल के मोमेंटम को उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट से बताते हैं, तो ऐसे स्पेस को हम मोमेंटम स्पेस बोल देते हैं। तो सिंपल वे हम बोल सकते हैं पोजीशन स्पेस हुआ जहाँ पे हम पार्टिकल को पोजीशन को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट x, y और z कर यूज़ करते हैं। और मोमेंटम स्पेस हुआ जहाँ पे हम पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए 3 मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करते हैं px और py, pz। तो ऐसे स्पेस को हम मोमेंटम स्पेस बोलते हैं। तो इसलिए अगर किसी सिस्टम में हमारे पास n पार्टिकल्स हैं तो उस n पार्टिकल के सिस्टम में 3n हो जाएंगे हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3n हो जाएंगे हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो जिस तरह से पोजीशन स्पेस हमारे पास जो 3 डायमेंशनल होता है, तो उसी तरह से हम ये बोलते हैं कि मोमेंटम स्पेस भी हमारे पास जो 3 डायमेंशनल होता है। और अब हम बात करेंगे फेज स्पेस की। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास फेज स्पेस क्या होता है, लेकिन फेज स्पेस से पहले हमने पढ़ा पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस 3 डायमेंशनल, मोमेंटम स्पेस भी 3 डायमेंशनल। लेकिन बोलता है कि जब हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y, z और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो ऐसा स्पेस जिसमें कि हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसको डिस्कस करने के लिए हम पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे स्पेस को हम फेज स्पेस का नाम देते हैं। तो फेज स्पेस इज ए स्पेस इन विच वी डिफाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स विद द 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो अगर n पार्टिकल का सिस्टम है तो जैसा मैंने बताया 3n कोऑर्डिनेट चाहिए पोजीशन के और 3n कोऑर्डिनेट चाहिए मोमेंटम के। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो फेज स्पेस होता है ये हमारे पास 6 डायमेंशनल होता है। तो फेज स्पेस का मतलब हुआ कम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। तो पोजीशन स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट, मोमेंटम स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट। तो एक पार्टिकल को अगर हमने डिस्क्राइब करना है फेज स्पेस में तो उसके 6 कोऑर्डिनेट होंगे, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर n पार्टिकल को हमने डिस्कस करना है फेज स्पेस में तो उसके टोटल कोऑर्डिनेट होंगे 6n। तो एक पार्टिकल के होते हैं 6 कोऑर्डिनेट्स फेज स्पेस में, तो 6 पार्टिकल के हमारे पास होंगे 6n कोऑर्डिनेट्स। अब हम बात करेंगे अवेलेबल वॉल्यूम कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास कितना होता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम स्पेस। तो अगर हम बात करेंगे एक छोटे से पार्ट की, एक छोटा सा क्यूबिकल पार्ट हमारे पास है, अगर वो पोजीशन स्पेस में है तो हम क्या बोलते हैं कि मान लो उस क्यूबिकल पार्ट की लेंथ डेल्टा x है, ब्रेड्थ डेल्टा y है और हाइट उसकी डेल्टा z है। तो उस केस में हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस एलिमेंट हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा डेल्टा b इक्वल टू डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z। तो मतलब जो छोटा से छोटा क्यूब हम उस स्पेस में लेंगे, छोटा से छोटा क्यूब हम फेज स्पेस में अगर लेते हैं तो उसकी एक साइड डेल्टा x, एक साइड डेल्टा y, एक साइड डेल्टा z होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि उसका वॉल्यूम हमारे पास कितना बनेगा, तीनों की मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से हम मोमेंटम स्पेस की बात करते हैं और मोमेंटम स्पेस पे भी हम बोलते हैं कि हमारे पास मोमेंटम की जो है 3 साइडें हैं, डेल्टा x, डेल्टा px, डेल्टा py, डेल्टा pz। तो उस केस में जो हमारे पास मोमेंटम स्पेस एलिमेंट का वॉल्यूम होगा वो हमारे पास डेल्टा टॉ से हम उसको लिखते हैं और हमारे पास कितना होता है डेल्टा px, डेल्टा py, डेल्टा pz। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमें देती है
कि हमारे पास जो फेज स्पेस का वॉल्यूम है वो कितना होगा। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट होते हैं टोटल फेज स्पेस के, 3 पोजीशन स्पेस के, 3 मोमेंटम स्पेस के। तो हम क्या बोलेंगे कि पोजीशन स्पेस वॉल्यूम भी 3 कंपोनेंट से की प्रोडक्ट है हमारे पास, और जो मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम है वो भी हमारे पास 3 कंपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन है। तो इसलिए जो फेज स्पेस का वॉल्यूम होगा वो इन डेल्टा वी और डेल्टा टॉ का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि फेज स्पेस का वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा पी एक्स डेल्टा वाई पी वाई डेल्टा पी जेड। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हम बोलते हैं कि वो फेज स्पेस का वॉल्यूम हमारे पास होता है। और ये हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा गैमा इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा टॉ। तो हमारे पास जो डेल्टा गैमा है वो आपके पास इस तरह से डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई डेल्टा पी जेड। तो ये जो डेल्टा गैमा है ये फेज स्पेस का वॉल्यूम है, और वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन स्पेस वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम। बोलता है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री फेज स्पेस और वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस सेल। तो बोलता है कई बार हम इस फेज स्पेस सेल के वॉल्यूम को एच नॉट क्यूब भी बोलते हैं। किसी फेज स्पेस सेल के वॉल्यूम को हम एच नॉट क्यूब भी बोलते हैं, और इस एच नॉट क्यूब को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई डेल्टा पी जेड। तो डेल्टा गैमा को हम एच नॉट क्यूब लिखते हैं, और ये जो एच नॉट क्यूब होता है ये वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस हमारे पास होता है। और इसके जो डायमेंशंस होते हैं हमारे पास वो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होते हैं। इसके डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होते हैं। हमें पता है कि जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है वो तो हमारे पास एक तरह से लेंथ का प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, और डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई डेल्टा पी जेड इसको हम लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये एच नॉट क्यूब क्या है, इनके बराबर। लेकिन अगर हम एच नॉट के डायमेंशन की बात करेंगे तो इसमें से एक लेंथ और एक मोमेंटम हम यहाँ पे ले लेंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एच नॉट के जो डायमेंशन होंगे वो लेंथ इंटू मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होंगे। और जो डायमेंशन फार्मूला हमारे पास एच नॉट का होगा वो होगा ML2T-1, क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन हुए वो है लेंथ और मोमेंटम के। लेंथ के तो यहाँ पे हमारे पास L लिखेंगे हम उसको, लेकिन मोमेंटम का हम उसको M/V लिखेंगे। लेकिन जो V हमारे पास होता है वो लेंथ अपॉन टाइम हमारे पास होता है। तो यहाँ से हम जो इसके डायमेंशन बना सकते हैं। तो एच नॉट के डायमेंशन हमारे पास जो है ML2T-1 हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। तो मोमेंटम हमारे पास M/V होता है, लेकिन V हमारे पास जो है V की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास लेंथ अपॉन टाइम हमारे पास होता है। तो यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा और टाइम बटे में आ जाएगा। और जो हमारे पास यूनिट ऑफ एच नॉट हमारे पास बनेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें कि एच नॉट के यूनिट क्या होंगे, तो एच नॉट का डायमेंशन हम ले रहे हैं लेंथ और मोमेंटम का, लेकिन हम क्या करते हैं कि लेंथ बटा टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देते हैं। यहाँ पे मतलब लेंथ को टाइम से डिवाइड किया और टाइम से मल्टीप्लाई किया, और मोमेंटम हमारे पास होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी एक ही आया, टाइम भी एक ही आया, लेकिन हमारे पास मास भी यहाँ पे एक है, और लेंथ अपॉन टाइम हमारे पास जो है वेलोसिटी होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो एक वेलोसिटी लास्ट में आ गई, मास इंटू वेलोसिटी एक शुरू में आ गई, तो ये बन गया वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे मास इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन मास को हम देखते हैं किलोग्राम से, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हमारे पास होती है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर बन गया मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और टाइम के यूनिट हमारे पास जो सेकंड होते हैं। तो इसको जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे पास बनता है, जो कि जूल सेकंड के बराबर हमारे पास होता है।
तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एच नॉट के जो यूनिट हमारे पास होते हैं वो जूल सेकेंड होते हैं। और फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ फेज फेज सेल इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमारे पास अगर हम मैकेनिक्स के दो पार्ट की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की मैकेनिक्स होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, एक क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास होती है। तो अगर हम देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से कि फेज फेज का वॉल्यूम कितना होगा और क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हमारे पास फेज फेज का वॉल्यूम कितना होगा। तो बोलता है कि अगर हम बात करें पहले क्लासिकल फिजिक्स की, तो जो क्लासिकल फिजिक्स होती है वो हमारे पास फिजिक्स होती है जो लार्ज साइज़ की हमारे पास बॉडीज़ होती है या लार्ज साइज़ के हमारे पास पार्टिकल होते हैं, उनको उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स। और जो हम पोजीशन और मोमेंटम की बात करते हैं पार्टिकल की, तो बोलता है कि यहाँ पे हम जो है एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की यहाँ पे बात करते हैं। तो बोलते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल का मिनिमम साइज़ हम क्लासिकल मैकेनिक्स में लेते हैं वो एक पॉइंट के बराबर हम ले लेते हैं। ज्योमेट्रिकल पॉइंट हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल एक पार्टिकल है, और वो जो हमारे पास पॉइंट होता है वो हम जो है जितना मर्जी छोटा या उस पार्टिकल का साइज जो है जितना मर्जी छोटा वहाँ पे ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हम उसको वहाँ पे एच नॉट साइज़ जो उसका लेते हैं, जो फेज स्पेस सेल का साइज़ है वो हम एच नॉट ले लेते हैं इन केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है, जो अभी हमने फेज स्पेस सेल बोला कि फेज स्पेस सेल जो है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई डेल्टा पी जेड हमारे पास होता है। तो सेल मतलब कि बहुत छोटा सा हमारे पास एक वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम का जो हमारे पास साइज़ है या हमारे पास उसका जो वॉल्यूम है वो हम एच नॉट क्यूब लेते हैं, या मतलब हम उसकी एक साइड जो एच नॉट क्यूब लेते हैं। और ये जो एच नॉट क्यूब हम लेते हैं, बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है कि हम इस एच नॉट क्यूब को एज स्मॉल एज पॉसिबल ले सकते हैं, छोटे से छोटा इसको ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द फेज फेज सेल इज एच नॉट क्यूब। तो फेज फेज सेल का जो वॉल्यूम हम क्लासिकल मैकेनिक्स में लेते हैं वो हमारे पास एच नॉट क्यूब होता है। और ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी हम इसको बोलते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स हम इसको बोलते हैं। और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के केस में मिनिमम साइज ऑफ फेज फेज सेल हम एच नॉट क्यूब लेते हैं, और ये एच नॉट क्यूब हमारे पास जो कितना भी छोटा हो सकता है। हम ये नहीं बोलते कि इसकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है, हम इसको अपने हिसाब से जितना मर्जी छोटा ले सकते हैं। इट कैन बी एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड इट कैन अप्रोच टू जीरो। तो इट मे अप्रोच टू जीरो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। लेकिन बोलता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स के केस में हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, और उस केस में हम जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहाँ पे लगाते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम एक्यूरेसी के साथ पोजीशन को मेज़र कर सकते हैं तो मोमेंटम को मेज़र करने के लिए हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, और अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ मेज़र करते हैं तो पोजीशन की हमारे पास जो अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब क्लियरली हम फिर पोजीशन को नहीं मेज़र कर सकते। तो इसलिए जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में लिया था एच नॉट मिनिमम साइज़, वो क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसको एच लेते हैं। तो होता है कि यहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि एच कैन बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने बोल दिया कि जो हम फेज फेज सेल का साइज़ ले रहे हैं या वॉल्यूम ले रहे हैं एच नॉट क्यूब, ये कितना भी छोटा हम ले सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि ये जो हम यहाँ पे फेज फेज सेल का साइज़ ले रहे हैं वो हम एच क्यूब लेंगे, लेकिन ये एच क्यूब एक मिनिमम वैल्यू होगी
ये उससे कम नहीं हम उसको ले सकते हैं। वो हमारे पास कहाँ से आता है? वो हमारे पास आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, और एच की वैल्यू हमारे पास 6.625 होती है। तो इस तरह से अगर हम फेज स्पेस सेल की बात करेंगे तो वो हमारे पास एक वॉल्यूम हम ले रहे हैं, उस वॉल्यूम का हमारे पास डेल्टा एक्स भी होगा, डेल्टा वाई भी होगा, डेल्टा जेड भी होगा। तो एक्स से रिलेटेड जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो डेल्टा पी एक्स होगा, वाई से रिलेटेड जो मोमेंटम होगा डेल्टा पी वाई होगा, जेड से रिलेटेड डेल्टा पी जेड। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट के केस में जो हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा ये होगा, और वाई कोऑर्डिनेट के केस में हमारे पास ये होगा, और जेड कोऑर्डिनेट के केस में हमारे पास ये होगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों एक्स वाई और जेड कंपोनेंट के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे लिख रहे हैं। तो बोलता है अगर हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तीनों इक्वेशन की, और राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई डेल्टा पी जेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्यूब। लेकिन ये अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी एक्स डेल्टा पी वाई डेल्टा पी जेड, ये हमारे पास जो फेज सेल का वॉल्यूम होता है, और फेज वॉल्यूम सेल का वॉल्यूम ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्यूब ही हमारे पास होगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि फेज सेल का वॉल्यूम हम क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एच क्यूब से कम नहीं ले सकते। जो फेज सेल का वॉल्यूम होगा इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्यूब। हम एच क्यूब ले सकते हैं या ग्रेटर देन एच क्यूब वहाँ पे ले सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द फेज सेल इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय दिस। और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हमारे पास जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो ये दोनों स्टैटिस्टिक्स जो है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होती है, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक। तो इन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि फेज सेल का मिनिमम वॉल्यूम एच नॉट क्यूब होगा या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि एच नॉट इज़ ए कांस्टेंट नंबर इन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और एच इज़ ए प्लैंक्स कांस्टेंट इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। और ये जो एच हमारे पास होता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और एच नॉट क्यूब हमारे पास जो फेज सेल का हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के केस में ये हमारे पास फेज सेल का वॉल्यूम होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये एच नॉट क्यूब तो जीरो को अप्रोच कर सकता है, लेकिन एच क्यूब एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जूल सेकेंड। तो इसलिए इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फेज सेल इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के केस में ये हमारे पास जो है फेज सेल का वॉल्यूम होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में होता है फेज सेल का वॉल्यूम एच नॉट क्यूब, लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में फेज सेल का वॉल्यूम होता है एच क्यूब। तो एच नॉट क्यूब एज स्मॉल एज पॉसिबल आप ले सकते हैं, लेकिन एच क्यूब की एक फिक्स वैल्यू हमारे पास होगी। तो हम क्या बोलेंगे, फेज सेल का वॉल्यूम या तो एच क्यूब के बराबर होगा या ग्रेटर देन एच क्यूब के बराबर होगा, जो कि अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट कैन नॉट अप्रोच टू जीरो। तो ये जीरो को नहीं अप्रोच करेगा, जैसे हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के केस में बोला। इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्यूब, और एच है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है।